आज हम करेंगे पाठ साना साना हाथ जोड़ी। इस पाठ को लिखा है मधु कांकरिया ने। मधु कांकरिया लेखिका ने इस पूरे पाठ में जो बताया है, समझाया है, उसको हम आसान तरीके से समझने वाले हैं और वो भी एनिमेशन के साथ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, ये सब के सब हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो, लेखिका गंगटोक से युमथांग का सफर तय करती है। उसी सफर के बारे में इस पूरे पाठ में लिखा है। यह सफर गंगटोक से शुरू होता है और युमथांग तक चलता है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 149 किलोमीटर है। ये दोनों स्थान यानी गंगटोक और युमथांग सिक्किम में है। सिक्किम में है तो आप समझ गए होंगे कि ये पहाड़ी इलाका है। आप लोग बेशक मैदानी इलाके से हो, लेकिन पहाड़ी इलाके के बारे में आप जानते होंगे कि सफर में वादियां भी मिलती हैं, ठीक है, बर्फ भी मिलती है यानी स्नोफॉल, पेड़ पौधे, खाइयां, ये सब चीजें वहां पर होती हैं जब हम सफर तय करते हैं। ये सारी बातें पूरे पाठ में बड़े ही सुंदर तरीके से व्यक्त की गई हैं, उसी को हम पढ़ेंगे। लेकिन यह भी बता देता हूं कि लेखिका सफर अकेले तय नहीं कर रही, उसके कुछ साथी भी उसके साथ हैं। साथ ही साथ उनके साथ एक ड्राइवर भी है जो जीप को चला रहा है, जिसमें वो बैठकर गए हैं। जीप को चलाने वाला ड्राइवर नाम है जितेन नार्गे। वो वहीं का ही आसपास का रहने वाला है। वो सारी बातें जानता है, वहां के जगह की विशेषताओं के बारे में, रास्ते कहां से कौन से निकल रहे हैं, कहां जाना है, ये सारी बातें वो जानता है। वो साथ ही साथ उनको वो बताता भी रहता है कि इस जगह की ये विशेषता है, इस जगह की ये विशेषता है। तो इस तरह से एक तरह से वो गाइड का भी काम कर रहा है, लेकिन ड्राइवर कम गाइड भी उसको कह सकते हैं। पहले पाठ के नाम का अर्थ जान लो। साना साना हाथ जोड़ी। साना साना का मतलब है छोटे छोटे, हाथ जोड़ी का मतलब हाथ जोड़ना। तो इसका मतलब हुआ छोटे छोटे हाथ जोड़कर। अब ये क्या है, ये कि इसका क्या मतलब निकल रहा है, ये क्यों कही गई? ये एक्चुअल में एक प्रार्थना है। साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना की जा रही है। वो कौन सी प्रार्थना है, कैसी प्रार्थना है, वो हम आगे बात करेंगे डिटेल में। देखिए, लेखिका यात्रा शुरू करती है गंगटोक से। गंगटोक को आप गैंगटॉक भी कह सकते हो। गंगटोक और गैंगटॉक एक ही बात है। तो गंगटोक भी इतना सुंदर था, इतना अच्छा था, वो उसके बारे में भी लेखिका कुछ लिखती है। कहती है कि आसमान जैसे उल्टा पड़ा हो ऐसा मुझे लग रहा था। दरअसल रात का समय था। रात के समय में वो ऊंचाई पर खड़ी थी और नीचे बहुत सारे घर थे। तो घरों के अंदर और घरों के बाहर लाइटें जल रही थी। तो लाइटें रात के समय जब जल रही थी तो ऐसे लग रही थी जैसे तारे टिमटिमा रहे हो। लेकिन तारे टिमटिमा कहां रहे हैं? लेखिका ऊंचाई पर थी, पहाड़ों के ऊपर थी और तारे टिमटिमा रहे थे नीचे की तरफ। तो इसीलिए वो शब्द कहे कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो, यानी तारे नीचे टिमटिमा रहे हैं और मैं ऊपर हूं। तो ऐसा इसीलिए कहा गया। चारों तरफ जादू सा छा गया था। लेखिका के अंदर से एक प्रार्थना निकली। क्या निकली? साना साना हाथ जोड़ी, गर्धऊ प्रार्थना, हामरो तिमरो कोसेली, इस तरह के जो शब्द लिखे हुए, जिसका अर्थ है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो जाए। ये जो प्रार्थना थी, ये जो बोल थे, ये प्रार्थना उसने वहां पर ही किसी नेपाली युवती से सीखी थी, क्योंकि ये नेपाली भाषा में थी। तो वो उसको खुद को भी नहीं आती थी, लेकिन वो उसने सीख ली थी वहां से। लेखिका ने जब यात्रा शुरू की, कुछ समय के बाद उसको पताकाएं दिखी। पताकाएं मतलब एक तरह के झंडे। तो वो झंडे जो दिखे वो सफेद रंग के थे। जितेन नार्गे ने बताया कि ये सफेद रंग के जो झंडे देख रहे हो, पताकाएं देख रहे हो, ये बुद्धिस्ट की पहचान है, यानी बौद्ध धर्म यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी क्या करते हैं, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो 108 पताकाएं यानी 108 झंडे लाइन से लगा देते हैं। ये आप उनका एक रीति रिवाज कह सकते हो। लेखिका की जीप जब थोड़ा और आगे बढ़ती है तो उसको दिखाई देती है रंगीन पताकाएं। अब रंगीन पताकाओं के बारे में बताया गया कि ये दरअसल किसी के जन्मोत्सव या कोई तीज त्योहार हो या कोई भी अच्छे अवसर पर ये रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं और इनको उतारा नहीं जाता। धीरे 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 समय के अनुसार ये नष्ट हो जाती हैं अपने आप। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक व्हील दिखाई दिया। व्हील यानी एक तरह का चक्र दिखाई दिया। इसको प्रेयर व्हील कहते हैं। प्रेयर व्हील क्यों कहते हैं? दरअसल यहां पर आकर लोग मन्नत मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस व्हील के आगे, इस चक्र के सामने अपनी इच्छा जाहिर करेगा, उसकी वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसी वहां की मान्यता है। लेखिका हैरान हो जाती है ये सुनकर कि चाहे मैदानी इलाका हो चाहे पहाड़ी इलाका हो, सबकी
आत्माएं एक जैसी हैं, मतलब अंधविश्वास विश्वास सब एक जैसा ही अपनाते हैं, कोई अंतर नहीं है। बच्चों अभी अभी मैंने कुछ टाइम पहले ड्राइवर का नाम बताया था, देखते कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके नाम बताओ। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे ऊंचाई भी बढ़ती जा रही थी, जो घर थे वो बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देने लगे थे, जो नीचे की गहराइयों में थे वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह दिखाई दे रहे थे, जैसे छोटे छोटे ताश के पत्ते हों। और इसके साथ साथ जो हिमालय था, जो दूर से बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, अब वो बहुत बड़ा हो गया था क्योंकि उसके नजदीक पहुंच गए थे। वो फूल मानो मुस्कुरा रहे थे। इतना सुंदर नजारा लेखिका ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। लेखिका सम्मोहित हो गई थी, एक तरह से हिप्नोटाइज हो गई थी। अंदर की जो उदासी थी वो खत्म हो गई थी, बुरी बुरी भावनाएं थी वो सब निकल गई थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर से होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी। लेखिका बहुत खुश थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो दुखी भी हो गई। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा नजारा देख लिया कि उसको दुख का एहसास हुआ। क्या था वो नजारा? दरअसल वहां पर ही कहीं पर पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ रही थी। उन औरतों के हाथों में ठाठे पड़े हुए थे, ठाठे यानी एक तरह के कट पड़ गए थे। क्यों? वहां पर काम कर करके। सच बात तो यह है कि पहाड़ों पर पत्थरों को तोड़ना एक तरह से खतरनाक काम है, बहुत रिस्की काम है, मौत तक हो जाती है। वहीं पर ही एक बोर्ड पर लिखा था, आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुटलाया है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत से बोर्ड लगे हुए थे जिनका बहुत गहरा मतलब था। लेखिका यह सोचकर दुखी हो गई कि इतना सुंदर नजारा, पर यहां के जो लोग हैं वो भूख प्यास को शांत करने के लिए अपने जीवन तक को भी दांव पर लगा देते हैं। अब आपसे एक प्रश्न बच्चों, लेखिका का नाम मैंने क्या बताया था? देखते कितने बच्चे मेरी बातें अभी तक भी ध्यान से सुन पाए, समझ पाए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब लेखिका थोड़ा और आगे बढ़ी, धीरे धीरे सफर जब तय कर रही थी तो एक समय के बाद अंधेरा भी हो जाता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है। अब उनको पड़ाव लेना था, रुकना था, क्योंकि एक ही दिन में सफर पूरा तय कर पाना मुश्किल था। इसीलिए अब उन्होंने पड़ाव लिया लायुंग में। लायुंग एक जगह का नाम है। लायुंग भी बहुत खूबसूरत था, बहुत ज्यादा खूबसूरत। लायुंग में वो ठहरे, रात को रुके, सोए। अगले दिन जब वो उठे यानी लेखिका उठी तो उसके मन में यह था कि चारों तरफ सर्दी के कारण बर्फ ही बर्फ होगी, और खूब सर्दी थी, लेकिन बर्फ का एक कतरा भी वहां पर नहीं था। वहां के किसी व्यक्ति ने बताया, दरअसल यहां पर बर्फ अब न के बराबर होती है, स्नोफॉल होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण के चलते प्रदूषण इतने ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है कि अब स्नोफॉल यहां पर न के बराबर होता है। तो लेखिका के मन में आया कि हमने प्रकृति से खिलवाड़ करके, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके, प्रकृति की सुंदरता को नष्ट करके अक्षम्य अपराध किया है। अक्षम्य मतलब जिसको क्षमा न किया जा सके। लेखिका को किसी ने यह भी बताया कि अगर वो कटाव चली जाए तो वहां पर शर्तिया बर्फ मिलेगी, यानी पक्का बर्फ मिलेगी देखने को। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? युमथांग था इस तरफ और कटाव था इस तरफ। तो अगर उसे युमथांग जाना है तो उसको कटाव छोड़ना पड़ेगा, और अगर उसे कटाव जाना है तो युमथांग के रास्ते वो आ नहीं सकता। तो अब वो क्या करती है? पहले वो जाती है कटाव की तरफ, कटाव से वापस होकर फिर से वो युमथांग की तरफ जाती है। तो इस तरह से सफर तय करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि कटाव का जो रास्ता था बहुत खतरनाक था, पतला रास्ता था, बिल्कुल जीप की चौड़ाई के जितना ही बना रखा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऊपर से धुंध, बरसात, इस तरह की और भी खतरनाक चीजें हो गई थी। ये सब चीजें मिलाकर ड्राइवर अंदाज से ही गाड़ी चला रहा था, अगर एक छोटी सी भी चूक हो जाती तो वो सब खाई के अंदर। थोड़ा सफर तय करने के बाद जब धुंध छटी यानी हट गई, तब उनकी घबराहट थोड़ी कम हुई। ड्राइवर ने कटाव के बारे में बताया कि कटाव भारत का स्विट्जरलैंड है। लेखिका के साथ उसकी एक सहेली थी, नाम था मणि। मणि स्विट्जरलैंड घूमकर आई हुई थी, तो उसने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, इतना सुंदर तो स्विट्जरलैंड भी नहीं है जितना सुंदर कटाव है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, इतना सुंदर नजारा जैसे किसी ने कोई पाउडर छिड़क दिया हो, ऐसा लग रहा था। कटाव में घूमते समय मणि ने एक बात कही, कहा कि प्रकृति भी ना एक नायाब इंतजाम करती है हमारे लिए। अब लेखिका ने पूछा वो कैसे? मणि ने कहा कि प्रकृति जल को इकट्ठा कर लेती है, सर्दियों में बर्फ के रूप में, और जब गर्मी पड़ती है, लोग प्यास से मर रहे होते हैं, तो यही बर्फ पिघल कर जलधारा बन जाती है और नदियों के माध्यम से सबकी प्यास बुझाती है। तो कितना नायाब इंतजाम करती है हमारे लिए प्रकृति। अब थोड़ा और आगे चलने पर लेखिका को फौजी छावनियां दिखी, जहां पर फौजी सैनिक तैनात थे। लेखिका बहुत हैरान हो गई। क्यों? क्योंकि वहां का जो तापमान था -15 डिग्री सेल्सियस था। लेखिका ने वहां एक फौजी भाई से पूछा कि आपको यहां बहुत तकलीफ होती होगी, क्योंकि -15 डिग्री सेल्सियस तापमान और यहां पर दिन रात कड़ा पहरा देना, यह बहुत तकलीफ दे होगा। तो उसने हंसकर जवाब दिया, कहने लगा कि आप लोग चैन की नींद सो सके, इसीलिए हम
हम यहां दिन रात कड़ा पहरा देते हैं। बच्चों, इस बात पर तो कमेंट बॉक्स जय हिंद के नाम से भर जाना चाहिए। भर दो जल्दी से, जय हिंद। कुछ देर और रुककर लेखिका और उसके साथी सब वापस युमथांग की ओर। बच्चों, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। अब लेखिका कुछ समय के बाद युमथांग भी पहुंच जाती है। युमथांग में जब वो पहुंचते हैं तो युमथांग थोड़ा फीका फीका सा लगा। फीका फीका मतलब थोड़ा कम सुंदर लगा, कम अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि दरअसल उन्होंने इतने सुंदर सुंदर नजारे देख लिए थे, युमथांग उसके मुकाबले थोड़ा कम अच्छा था। तब लेखिका सोचती है कि अक्सर मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। सचमुच सिक्किम बहुत खूबसूरत है। बच्चों, बात समझ में आई तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना तो बनता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये चैप्टर खत्म हो गया है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये सब के सब आप अगर पढ़ लेते हो तब आप समझ लेना कि हां, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लिया है। लेकिन ये सारी चीजें मिलेंगी कहां? ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर एक लिंक दिया है, फ्री क्रैश कोर्स, इस नाम से एक लिंक मिलेगा। वहां पर आपको ये सारी चीजें कुछ इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं मिल जाएंगी। लेकिन अब आपका होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से सुन चुके हो, समझ चुके हो, तो आप देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? बच्चों, आपको हर प्रश्न के बाद 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए बर्मा की, ऑप्शन बी श्रीलंका की, ऑप्शन सी नेपाल की, ऑप्शन डी चीन की। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी नेपाल की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गैंगटॉक से युमथांग कितनी दूर है? ऑप्शन ए 139 किलोमीटर, ऑप्शन बी 149 किलोमीटर, ऑप्शन सी 159 किलोमीटर, ऑप्शन डी 169 किलोमीटर। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी 149 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी जर्मनी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए कितनी पताकाएं फहराई जाती हैं? ऑप्शन ए 130, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 108। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी 108। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है, बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।